नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, अभी हमने पिछले वीडियो में प्राचीन भारत से संबंधित 100 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा व्याख्या सहित। तो साथियों, उसी के क्रम में अगला हम जो है 101 से प्रश्नों को देखेंगे और यहाँ पर पूरे प्राचीन भारत से संबंधित सभी 150 से ज़्यादा प्रश्नों को हम यहाँ पर आज ही कंप्लीट कर लेंगे। और इन प्रश्नों को अगर हम व्याख्या सहित देखें तो यह प्रश्न करीब करीब 300 से 400 प्रश्नों के बराबर होंगे। तो साथियों, हम लोग जल्दी से जल्दी जो है पूरा अपना रिवीजन पर फोकस करेंगे। तो आइए आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बाकी बचे हुए प्रश्नों को यहाँ पर हम देख लेते हैं और बाकी मैं दोनों वीडियो को एक साथ कंबाइन करके चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप एक साथ एक ही वीडियो में पूरा प्राचीन भारत को रिवीजन कर लेंगे, वह भी व्याख्या सहित। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 101 से कि सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सिमुक इस वंश का संस्थापक था। दूसरा, उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। और तीसरा, इस वंश के 7वें राजा हाल ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी थी। तो आइए इस प्रश्न का पूरा हम जो उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि केवल 1 और 2 इसमें सही है। व्याख्या देखेंगे कि सातवाहन वंश के संस्थापक राजा सिमुक थे। इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसा था। प्रतिष्ठान को पैठन नाम से भी जाना जाता है और इस वंश के 17वें राजा हाल या शालिवाहन ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। अतः कथन 3 जो है वह गलत है, वह 7वें नहीं 17वें क्रम के राजा थे। प्रश्न नंबर 102 देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि नालंदा महाविहार को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 415 से 455 के मध्य में करवाया था और यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। 15 जुलाई 2016 को नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया और नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 103 देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। हर्षवर्धन, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, दंती दुर्ग या दंती वर्मन। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इनकी राजधानी मान्यखेत जो वर्तमान में सोलापुर महाराष्ट्र थी और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ज्ञात हो कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक शामिल थे। प्रश्न नंबर 104 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि थानेश्वर। अब देखेंगे कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 105 देखेंगे कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि हरिसेन के द्वारा रचित यह जो है कृति थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत की एक कविता के रूप में कवि हरिसेन द्वारा रचित है जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था और समुद्रगुप्त के विजयों का प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख है जो चंपू शैली में लिखा गया है और हरिसेन जो है वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो यह शैली पर भी प्रश्न कई बार बना है कि यह जो है स्तंभ लेख किस शैली में लिखा गया है। तो यह चंपू शैली में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 106 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि समुद्रगुप्त के। उपयुक्त प्रश्न में हमने यह व्याख्या देख लिया है। प्रश्न नंबर 107 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के।
चंद्रगुप्त सेकंड 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान थे वह जो थे धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, घटकरपर थे, कालिदास थे, वेताल भट्ट, वररुचि और बरामीर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 108 देखेंगे कि खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास हिस्सा थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए। 109 देखेंगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से हस्तांतरित हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि कन्नौज। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। यह जो है पुष्यभूति वंश का था और इन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। प्रश्न नंबर 111 देखेंगे यानी कि 111 नंबर की विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत का प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है जिन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। और अन्य जो संवत है हम देख लेते हैं। विक्रम संवत के प्रणेता विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व। शक संवत का जो प्रणेता है वह कनिष्क है 78 में सन 78 ईस्वी में। और हिजरी संवत का जो है वह मोहम्मद साहब और 622 ईस्वी में। 112 देखेंगे कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। वेदस्वांग के अनुसार हर्ष ने उत्तर के 5 राज्यों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार यानी कि मिथिला और उड़ीसा तक अधिकार किया था। प्रश्न नंबर 113 देखेंगे कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि प्रयाग। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि वह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। प्रश्न नंबर 114 देखेंगे कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि थानेश्वर। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 115 की गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि प्रभावती गुप्ता। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका विवाह वाकाटक वंश यानी कि महाराष्ट्र के शासक रुद्रदेव सेन द्वितीय से हुआ था। प्रश्न नंबर 116 यानी कि 116 देखेंगे कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि तोमर वंश का 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था और अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के शासक थे। प्रश्न नंबर 117 देखेंगे कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि चंदावर के युद्ध में जो 1194 में हुआ था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गोरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। जयचंद युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया और कन्नौज के राठौर वंश का शासक जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण किया था।
प्रश्न नंबर 118 देखेंगे कि निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर कभी शासन नहीं किया। व्याख्या देखेंगे कि राजपूत वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है और इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गढ़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। प्रश्न नंबर 119 देखेंगे कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पूर्वी। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से मुख्यतः बंगाल और बिहार में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750 से 1174 ईस्वी तक चला और इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो यह जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। पाल वंश का पहला शासक कौन था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि पाल वंश का पहला शासक यानी पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि नेत्रावती नदी को ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। बंटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण इसे बंटवाल नदी भी कहते हैं और भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से होकर बहने वाली नेत्रावती नदी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से एक विशाल क्षेत्र का पोषण करती है। प्रश्न नंबर 122 यानी कि 122 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनवाया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि महाबलीपुरम का मंदिर। दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासनकाल में महाबलीपुरम, मामल्लपुरम के विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया गया। इन मंदिरों में प्रमुख है आदिवाराह मंदिर, सिंह विष्णु, एकाश रथ मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम, गणेश रथ मंदिर, परमेश्वर वर्मन प्रथम आदि हैं। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था और यह द्रविड़ वास्तुकला शैली का उत्तम उदाहरण है। प्रश्न नंबर 123 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि किझाड़ी संग्रहालय। किझाड़ी संग्रहालय तमिलनाडु संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है और इसका निर्माण चेट्टीनाड शैली में किया गया है। किझाड़ी तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वैगई नदी तट पर स्थित संगम काल की एक नगरीय बस्ती है। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि विजयालय चोल जो है चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ जब उन्होंने पल्लवों को हराया और इनका शासन 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। निम्न में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार, नटराज मंदिर चिदम्बरम, पल्लाई वन्नाथर मंदिर तंजावुर और बेदेश्वर मंदिर गंगकोंड चोलपुरम को चोल शासकों के संरक्षण में बनवाया गया था, जबकि गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंशी राजकुमार राजगोविंद ने करवाया था और यह शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सिन्नार तालुका गांव में स्थित है। प्रश्न नंबर 126 देखेंगे कि महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोले जाने वाली संभावित भाषा क्या थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मलयालम। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। महोदयपुरम में चेर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय हिस्सों में की गई थी जो वर्तमान केरल का हिस्सा था और इसके शासकों ने अपने उत्कीर्णन में मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि राजेंद्र प्रथम ने। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल मंडलम झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने किया था।
1 to 8 यानी कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि तमिल साहित्य। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है और सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था इन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 1 to 9 देखेंगे कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह पल्ली छांदम। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि जो दान में दी जाती थी उसका विवरण निम्नवत थे। वेल्लान वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को, और शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, और पल्ली छांदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को पल्ली छांदम कहा जाता था। और देवदान तिरुनामुट्टुकानी किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। और चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदन कहा जाता था। तो यह जो है साउथ के कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि कादम्बरी जो है हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का अंतिम शासक था। वेंसांग हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हर्ष को रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद आदि कृतियों का श्रेय दिया जाता है। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने कादम्बरी की रचना की थी। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बाणभट्ट। इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करें। तो यहाँ पर पहला इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, कालिदास की रचनाएं, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और राजशेखर की काव्य मीमांसा। तो उपयुक्त में से ऐसे कौन से स्रोत हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी से हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद मिलता है। व्याख्या देखेंगे कि गुप्तकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता था। फैक्ट नंबर 1 आप इसे याद करते चलेंगे। गुप्तकाल के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत निम्न है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है और यह शिलालेख हरिशेन ने लिखा था। फैक्ट नंबर 2। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त को द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। यह जो है एक फैक्ट है। यह नाटक मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच राजनीतिक चातुर्य और शक्ति संघर्ष को दर्शाता है। हालांकि यह नाटक सीधे गुप्त काल से संबंधित नहीं है, फिर भी इसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो गुप्त काल के बारे में बताते हैं। गुप्त काल में कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान कवि और नाटककार थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को माना जाता है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में गुप्त काल के काव्य व साहित्य के विषय में जानकारी मिलती है और यह गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबारी थे। 133 देखेंगे कि कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक राजतरंगड़ी निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कल्हड़ जो है राजतरंगड़ी के लेखक हैं। राजतरंगड़ी कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है जिसे 12वीं शताब्दी में कश्मीरी विद्वान कल्हड़ ने लिखा था और यह ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक परिवर्तनों और संस्कृत पहलुओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 134 देखेंगे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ और शास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जिनको चाणक्य या कौटिल्य भी कहा जाता था वह ही जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 135 देखेंगे कि शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह बताना है कि मृच्छकटिकम क्या है, नाटक है, टीका है, निबंध है, कविता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि नाटक। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम एक संस्कृत साहित्यिक नाटक है। मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी का खिलौना है। इस नाटक में नायक चारुदत्त तथा गणिका बसंत सेना की प्रेम कथा के विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। तमिल साहित्य यानी तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य का सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि तोलकाप्पियम। कई बार जब पेपर में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो तोलकाप्पियम और शिल्पाधिकारम इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो आपको यह याद रखना है कि सबसे पुरानी जो तमिल साहित्य की पुरानी जो रचना है वह तोलकाप्पियम है। तोलकाप्पियम सबसे प्राचीन विद्यमान तमिल व्याकरण ग्रंथ है और तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है।
कापियर द्वारा रचित यह ग्रंथ उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करता है। यह ग्रंथ 9 खंडों यानी कि अध्याय तथा 3 भागों अधिकारों में विभाजित व्याकरण और काव्य पर अनूठा ग्रंथ है। नीति सार यानी कि राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही जो है वह कामंदक है। नीतिशास्त्र या कामंदकीय नीतिशास्त्र राजनीति एवं शासन पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे चाणक्य के शिष्य कामंदक द्वारा लिखा गया है और उल्लेखनीय है कि नीति सार में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि श्री यास्काचार्य। निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ श्री यास्काचार्य कृत निरुक्त, जो कि निबिंदु पर एक टीका है, जो कि वेदों के अध्ययन के लिए सहायक ग्रंथ है और यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। प्रश्न नंबर 139 देखेंगे कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित हैं, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि संस्कृत। विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें पशु दंत कथाएं एवं कहानियां शामिल हैं। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गणित। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का विषय गणित और खगोल शास्त्र है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया। उल्लेखनीय है कि साल 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ किया गया, जो कि महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद का एक अभिनव शिक्षा कार्यक्रम है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे कि मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कालिदास जी के द्वारा मालविकाग्निमित्रम नामक पुस्तक लिखी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि कालिदास। इसको देख बी कर लेते हैं। तो यहाँ पर और देख लेते हैं कि अष्टाध्यायी जो है वह पाणिनि के द्वारा, रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा, महाभारत वेदव्यास के द्वारा और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम यह जो है कालिदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि संस्कृत। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी पूर्व में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है और इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 144 देखेंगे कि मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा है वह मूल रूप से किस देश का था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ग्रीस। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस राज का राजदूत बनकर आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया और मेगास्थनीज यूनान यानी कि ग्रीस का निवासी था। सारनाथ में धमेख स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर और ऊंचाई 43.6 मीटर है। निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी है और इसे 249 ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक द्वारा बनाई गई पुरानी संरचना को प्रस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी में बनाया गया था। स्तूप हिरण पार्क ऋषिपत्तन में स्थित है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी। व्याख्या देखेंगे कि सारनाथ में धमेख स्तूप का निर्माण सम्राट मौर्य अशोक ने करवाया था। धमेख स्तूप ठोस गोलाकार बुर्ज की भांति है। यह स्तूप 43.6 मीटर ऊंचा एवं 28 मीटर चौड़ा है। इस स्तूप का निचला हिस्सा गुप्त मूल की न कि मौर्य मूल की पुष्पों की नक्काशी से सजा हुआ है। यह स्तूप हिरण पार्क ऋषिपत्तन में स्थित है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। अतः कथन बी जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि विरूपाक्ष मंदिर।
विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और यह मंदिर भगवान शिव के समर्पित है। यह विजयनगर स्थापत्य शैली में बनाया गया है और इस मंदिर में महाभारत का दृश्य अर्जुन द्वारा द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली को मारते हुए दिखाया गया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के बेरावाल बंदरगाह के पास है। तिरुपति मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिला में, और मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में मदुरै में स्थित है। प्रश्न नंबर 147 देखेंगे कि स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं को निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि हर्मिका। देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना हर्मिका बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा जाता था और उसमें त्रिस्तरीय छतरी या छत्रावली बनी होती है जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों यानी कि बुद्ध, धम्म बुद्ध की शिक्षाएं और संघ यानी कि बौद्ध धर्म का वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। प्रश्न नंबर 148 देखेंगे कि त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि महाराष्ट्र। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI द्वारा 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं। त्रिरश्मि गुफाओं को पांडवलेनी गुफा भी कहते हैं और ये सभी गुफाएं 2री से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित की गई थीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि खजुराहो जो है वह चोल राजवंश यह जो है अनुचित युग्म है। बाकी हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश से, लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश से और हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश से यह सही है। व्याख्या देखेंगे। खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चोल राजवंश नहीं बल्कि चंदेल शासकों ने कराया था और खजुराहो के मंदिर सभी प्रमुख भारतीय मूल के धर्मों वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन से संबंध रखते हैं जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित हैं। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के नागर शैली का अद्भुत उदाहरण है और इन मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 150 देखेंगे कि कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित चित्रकला कलमकारी सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है और इनमें प्राकृतिक रंगों के उपयोग से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं और इस कला की विषय वस्तु हिंदू पौराणिक कथाओं, देवताओं, जानवरों, फूलों और प्राकृतिक दृश्यों पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 151 देखेंगे कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मध्य प्रदेश में। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 900 ईसा से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वह सर्वोत्तम है। 152 देखेंगे कि मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कैलाश मंदिर। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकात्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 153 देखेंगे कि मथुरा कला कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कुषाण काल में। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय हुआ था और मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा और इसमें लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ और इसमें आदर्शवादी कला और सौंदर्यता की प्रधानता दी गई। प्रश्न नंबर 154 देखेंगे कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि भीमबेटका में। भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका से मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण भी सीख लिया था और भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की शुरुआत कर ली थी। प्रश्न नंबर 155 देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सोनभद्र। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हैं और ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों की गुफा आश्रयों में स्थित है। तो साथियों इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल 101 से 155 प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया।
तो साथियों यहाँ पर हमने 55 प्रश्न देखा और पिछले वीडियो में हमने 100 प्रश्न देखा। तो कुल मिलाकर प्राचीन इतिहास से हमने 155 प्रश्न व्याख्या सहित देखा। और इन प्रश्नों की अगर व्याख्या को भी हम काउंट करें तो यहाँ पर कम से कम 300 से 400 प्रश्न बनेंगे। तो अगर आप इस पूरा दोनों वीडियो को कंबाइन करके भी मैं चैनल पर डाल दूंगा, तो अगर आप यह दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा जो है प्राचीन भारत से रिवीजन आपका यह एक मैराथन क्लास की तरह हो जाएगा और पूरा प्राचीन भारत आपका 1.5 घंटे में आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं वह प्लीज़ एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर आप PDF चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। एग्जाम फर्स्ट 1 जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे और वहां मैं टेलीग्राम पर जो है PDF भी इसका डाल दूंगा, क्योंकि कई सारे मेरे मित्र जो है इस तरह का कमेंट कर रहे हैं कि सर PDF कहाँ मिलेगी। तो यह PDF जो है आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप वहां से जाकर निःशुल्क जो है यह PDF नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे और आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो सभी साथी जो भी नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ एग्जाम फर्स्ट चैनल को शेयर कर दें और जो है कि अपना कमेंट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ साथियों, अगला वीडियो जो है वो मध्यकालीन इतिहास से होगा, उसको भी कवर किया जाएगा जल्दी ही। तो इस तरह से पूरा सिलेबस आपको बहुत जल्दी ही इस चैनल पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।